नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ हैं सिद्धार्थ सराबी, बिजनेस टुडे टीवी के एडिटर, और ये है खर्चा पानी। और हम दोनों लोगों ने आज नीला रंग पहन लिया संयोग से। कैसे हैं सिद्धार्थ जी? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। तो आज के खर्चा पानी में दो तीन खबरें हैं। एक खबर है कि इंडिया का क्रेडिट मार्केट जो है, क्रेडिट का जो बाजार है, पूरा रिटेल का खुदरा बाजार, वो क्या कुछ सुधर रहा है, उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे बीएफएसआई समिट, बिजनेस स्टैंडर्ड का एक समिट है, उस पर वहां पर बोलते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या संकेत दिए हैं भारत इकोनॉमी के लिए, उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। और बातचीत करेंगे थोड़ी सी महंगाई की, क्योंकि महंगाई अभी और आने वाली है, ऐसे कयास लगा जाएगा। और इन सब पर बातचीत करेंगे सिद्धार्थ जी की तरफ। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला जो विषय हम चुनते हैं वो क्रेडिट, इंडिया रिटेल क्रेडिट मार्केट का चुनते हैं। सिबिल जो संस्था है, मतलब सिबिल अगर आम भाषा में आप लोगों को समझना हो, हमारे दर्शकों को, तो सिबिल ही वो संस्था है जो आपको स्कोर देती है, क्रेडिट स्कोर देती है कि आपको वो लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, आप मोबाइल, लैपटॉप या तमाम चीजें ईएमआई पर खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। तो वो सिबिल ही वो संस्था वो स्कोर जनरेट करती है आपकी। तो सिबिल ने कहा है कि इंडिया का जो रिटेल क्रेडिट मार्केट है वो अच्छी बढ़त के लिए पॉइज्ड है, उस अच्छी बढ़त उसमें देखी जा सकती है। इंक्वायरी वॉल्यूम की वो बात कर रहे हैं कि फरवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक इंक्वायरी वॉल्यूम में 54% की बढ़ोतरी देखी गई है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इसको ब्रेक किया जाए कि ये क्या बात कर रहे हैं, सिविल वाले क्या बता रहे हैं, क्या क्रेडिट, रिटेल क्रेडिट मार्केट अच्छा हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, ये जिस क्रेडिट की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो कंज्यूमर लोन्स हैं, जो रिटेल सेगमेंट लोन्स हैं, ये बिजनेस या जो उद्योग लोन मांगते हैं, ये उसकी बातचीत नहीं हो रही है जो बड़े हजारों करोड़ के होते हैं, जिनमें कई बार घोटाले भी हुए हैं। ये आप जैसे मेरे जैसे लोगों के कार लोन, होम लोन, कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना है, पर्सनल कुछ लोन हो गया उसमें। लोन, हाँ, पर्सनल लोन हो गया, ये उस सेगमेंट की बातचीत की जा रही है। और जो ये बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, इस बढ़ोतरी के पीछे मतलब मेन इससे क्या निकल के आ रहा है कि जो सेकंड वेव थी, जो अप्रैल और मई और जिसका प्रभाव जून तक रहा, पहले तिमाही इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से शुरू होकर जो एक बहुत बड़ा असर पड़ा, वो अब असर समाप्त होते हुए दिख रहा है और क्रेडिट के लिए डिमांड आ रही है। और जब आप किसी बैंक के पास जाते हैं, कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से आप लोन मांगते हैं, तो वो आपका स्कोर चेक करती है, जो आपने शुरुआत में बात की थी। और जो वो स्कोर है, वो इस संस्था के पास चेक होता है कि आपकी पुरानी हिस्ट्री में आपने कितने लोन ले रखे हैं, उन लोनों की भरपाई, जो उसकी मंथली जो ईएमआई होती है, वो आप सही से भर रहे हैं, आप कितनी बारी डिले करते हैं, आपकी जो रिपेमेंट की, अगर मान लीजिए 5 तारीख तक रिपे करना है, तो आप पहली तारीख को देते हैं कि 5 तारीख को ही देते हैं। तो इससे एक कुल मिला के एक आंकड़ा निकलता है, जिसे आपको क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। एक प्रकार से आपकी तुलनात्मक रैंकिंग की जाती है कई पैरामीटर्स में कि आप कितने अच्छे बोरोवर हैं, और बैंक के लिए आपको लोन देना कितना रिस्की हो सकता है, और वो रिस्क कम है कि ज्यादा है, क्योंकि हर लोन में प्रैक्टिकली रिस्क होता है और लेंडर्स इस बात से भली भांति बिल्कुल परिचित हैं। सो ये जो एक आंकड़ा है, इसको लेके जो ये एक स्कोर है, उस स्कोर के द्वारा, और ये उनके द्वारा बताया है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो ज्यादा इसमें अभी अग्रणी एक रोल प्ले कर रहे हैं लेंडिंग में। उसके पीछे कारण क्या है? आपको याद होगा कि पैंडेमिक के बाद और इस वर्ष की शुरुआत में भी, बजट में भी, और अलग अलग समय पे वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कई बार बोला है कि हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा है कि आप लोन दीजिए, आप वर्किंग कैपिटल बढ़ाइए, ताकि कंजम्पशन वापस आए और इकोनॉमी ग्रो कर पाए। तो इसलिए जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो इस चीज पे बेनिफिट कर रहे हैं, वो आगे बढ़कर लोन्स दे रहे हैं। और जो छोटे लोन्स हैं, बार बार जो मैं कह रहा हूँ, छोटे लोन्स में उनकी एक सिग्निफिकेंट भूमिका रहती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा बैंक है और सरकारी बैंक है, और साथ में और अन्य जो सरकारी बैंक्स हैं, उनमें
लोन देने के लिए और उस वहां से लोन की डिमांड अब बढ़ रही है। ये चीज इस खबर में से निकल के आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं उसी बात पे आने वाला, जो आपने कह भी दिया कि सरकार ने पेंडेमिक के समय लोगों को लोन के लिए, रिटेल लोन के लिए काफी पुश किया था। तो इस डाटा का सजेशन तो ठीक है कि पीएसबीज पे सरकार का ज्यादा नियंत्रण है, तो पीएसबी जाहिर सी बात है ज्यादा सरकारी योजनाओं को मुस्तैदी से लागू भी करेंगे। लेकिन क्या इसकी सिक्के का दूसरा पहलू ये नहीं हो सकता है सिद्धार्थ जी कि एक लोन ड्रिवन इकोनॉमी ज्यादा हो रही है पेंडेमिक के बाद से, बैंकों से लोन लेने पे ज्यादा भरोसा हुआ है लोगों का? ये सिद्धांत, फ्रैंकली ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब आदमी बढ़े कैसे? अगर 2 कमरे के मकान से 4 कमरे का मकान है और कमाई आपकी सैलरी द्वारा है या थोड़ा बहुत आपने और कमा लिया, तो जो वर्किंग क्लास है वो एकदम से साल दर साल अपनी सैलरी डबल हो जाए, तिगुनी हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। सरकारी सेगमेंट में देख लीजिए, हर 10 वर्ष के बाद पे कमीशन आता है। प्राइवेट कंपनीज में भी जो इंक्रीज होती है सैलरी की, वो थोड़ा इन्फ्लेशन से ज्यादा दे दिया और थोड़ा ज्यादा दे दिया पिछले कुछ सालों में। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि बहुत वो बूम टाइम वाला एक समा प्रिवेल नहीं कर रहा है। तो बिना कंज्यूमर स्पेंडिंग और बिना उस कंजम्पशन के कोई भी बड़ी इकोनॉमी जो चल रही है दुनिया में, वो चल नहीं सकती। या तो सरकार सब कुछ दे। अब आपको पता है कि जो गल्फ नेशंस हैं उनमें कई जगह पे तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास खूब कमाई है, तेल के कुएं भरपूर हैं। पर हमारे जैसे देश में स्पेंडिंग और कंजम्पशन कैसे होगी अगर लोन मिलेगा? और अमेरिका जैसी कंट्री में तो लोन की दरें जो बहुत कम है, 2% पे आपको बढ़िया से बढ़िया लंबी अवधि का 30 वर्ष तक की अवधि का होम लोन मिलता है। बड़े अच्छे अमाउंट का लोन मिलता है बहुत बड़ी संख्या में। तो उसके कारण वहां की हाउसिंग इंडस्ट्री पनप रही है, खूब भाग रही है आगे। और उसके कारण, हाउसिंग इंडस्ट्री के कारण कई उद्योग हैं और लाखों की संख्या में हैं जो नौकरियां चल रही हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो रियल एस्टेट है, जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, ये बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयर होता है। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में, घर में, दुकान में, मॉल के निर्माण में आप जानते हो हर प्रकार के इनपुट्स लगते हैं। 50-60 प्रकार के तो मेन इनपुट्स लगते हैं और उन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है। स्टील, सीमेंट, टाइल, सैनिटरी वेयर, दुनिया जहान का है। तो मेरा ये मानना है कि हमें कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अंधी लूट नहीं मचनी चाहिए। और एक आखिरी बात कि जहां तक रिटेल बोरोवर होता है, वो भरोसे का बोरोवर होता है, वो भागता नहीं है। बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में किसी को दिक्कत हो गई, कमाई बंद हो गई, कोई और दुर्घटना घटी, तो उन लोगों के साथ समस्या होती है। नहीं तो अपने देश में कहीं पे इस प्रकार का ये प्रचलन नहीं है। जो इंडिविजुअल छोटे बोरोवर्स हैं, उनके भागने का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है। तो हमें इस संदर्भ में इस खबर को समझना चाहिए। ठीक, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के स्टेटमेंट से जुड़ी हुई। बिजनेस स्टैंडर्ड के बीएफएसआई समिट में वे बातचीत कर रहे थे, तमाल बंदोपाध्याय से उनकी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने 2-3 चीजें तो कही कि 9.5% की ग्रोथ रेट होगी जीडीपी की, और एक्साइज ड्यूटी कट्स की उन्होंने सराहना की है कि इन्फ्लेशन पर, फ्यूल इन्फ्लेशन पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही है, जो अगर मैं उसको पढ़ूं कि रिटेल, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया की स्थिति है वो ज्यादा अच्छी है 2013 के मुकाबले टैपर टेंट्रम्स समझने। मतलब यूएस जो समय समय पे अपने फंड्स को टैपर करता रहता है, एक तो चीज है ही है। लेकिन यहां पर मैं इस खबर को थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूं सिद्धार्थ जी। किस 2013 के किस घटना का रेफरेंस वो दे रहे हैं? कैसा टेपर टेंट्रम, किस बात की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, अमेरिका में जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है आज की डेट में और आने वाले समय में भी संभवतः वही सबसे बड़ी इकोनॉमी रहेगी। चाइना टक्कर दे रहा है, बट अमेरिका की इकोनॉमी काफी बड़ी है। 2008 में जो अमेरिका में फाइनेंशियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा मेल्ट डाउन हुआ, उसका एक नतीजा था। और उससे बाहर निकलने के लिए अमेरिका ने ये तय किया कि हम बहुत मात्रा में लिक्विडिटी देंगे
पैसा देंगे इकोनॉमी में, और खूब लोन दिए गए, 0 इंटरेस्ट पे लोन दिए गए, कई लोन माफ कर दिए गए। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को और अर्थव्यवस्था को बचाया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने खर्चे। अब जब ये जो टेपर बेसिकली जो एक शब्द है, टेक्निकल शब्द, ये बात इस विषय की कर रहा है कि जो वहां के सेंट्रल बैंक ने, यानी जो यूएस फेडरल रिजर्व है, उसने बहुत समय तक, कई सालों से लगातार इंटरेस्ट रेट्स को बहुत कम रखा है ताकि पैसा सस्ता रहे। आपके शो पे मैंने बहुत बारी बोला है कि भारत देश में पैसा बहुत महंगा है, और खासकर रिटेल कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, तो अगर आप एवरेज लोन रेट्स देखें कंजम्पशन आइटम्स के लिए, तो बाकी बड़े किसी कंट्री के कंपैरिजन में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महंगा है। मैंने आपको घरों की एग्जांपल दी कि 2% में आपको बढ़िया 30 साल के टर्म का लोन मिलता है, और 5 लाख डॉलर, $1 मिलियन के बराबर का बड़ा आसानी से मिलता है। तो इस स्थिति को, जहां पे खूब सारा पैसा सस्ती दरों पे और आसानी से मिले, ये चीज है जो पिछले 12, 13, 14 वर्ष ने अमेरिका को बचाया। बीच में इसमें ऊपर नीचे हुआ, ये 2013 का संकेत उस समय पे ये था कि वहां उस प्रयास किया गया था कि हम इस लिक्विडिटी को कम करें। और ये लिक्विडिटी क्यों कम करनी पड़ती है? क्योंकि जब पैसा खुली मात्रा में कम दरों पे मिलता है तो इसका एक दुष्परिणाम निकलता है, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति जो है। और उस इन्फ्लेशन बढ़ने से जो समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग होते हैं उन पे ज्यादा असर पड़ता है, खाना भी महंगा हो जाता है, और गरीब के लिए अपने जो बात भी उसको पैसा मिले, खाने पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है। तो ये टेपर टेंट्रम का एक प्रकार से सरलता से मैंने समझाने का प्रयास किया है, और इसका संदर्भ आरबीआई गवर्नर ने अपनी इस बात में रखा है। अच्छा, 2013 की जो बात कर रहे हैं वो, तो मेरे हिसाब से जब फंड उन्होंने लिक्विडिटी को बढ़ाया होगा अमेरिका ने 2008 में, तो जरूरी नहीं कि आप अपने ही एक सीमा के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाते हैं फिर वो पैसा पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में फैलता जाता है, तो एक ग्लोबल इम्पैक्ट होता है। फिर आप टेपर करते हैं तो ग्लोबली उसका इम्पैक्ट भी होता है। तो भारत पर क्या 2013 में क्या असर हुआ था उस टेपर टेंट्रम का, जिसको टेंट्रम कह रहे हैं शक्तिकांत दास? देखिए, डॉलर रिजर्व करेंसी है ग्लोबली, जी। और डॉलर की सप्लाई कमती या जास्ती सप्लाई का एक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिका सबसे ज्यादा बोरो करता है एज अ कंट्री कहीं भी ग्लोब में, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अमेरिका की बोरोइंग जो है वो पूरी दुनिया में है। चाइना ने काफी सारा, अमेरिका की जो सरकार है उसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, जिसे जीसेक कहा जाता है, तो बहुत बड़े, यानी कई बिलियन डॉलर्स का चाइना ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूएस की लेके रखी हुई हैं, जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है। तो पैसे को लेके और उसकी अवेलेबिलिटी और लिक्विडिटी को लेके ये बहुत बड़ा एक फिनोमेनन है जो हमने ग्लोबली ऑब्जर्व किया है। चलिए, मतलब इसका मतलब फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तमाम चीजें ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा बेहतर स्थिति में। आखिरी खबर आज की, अब कपड़ा खरीदना, फ्रिज खरीदना, टीवी खरीदना, इस तरह के छोटे छोटे लेजर्स जो खर्चे हैं वो बढ़ने वाले हैं, महंगाई आने वाली है इन चीजों पे और ज्यादा, 8 से 10%। क्या कारण है? अगली बार कपड़ा खरीदने जाएंगे तो क्या महंगा महंगा मिलेगा और कितना महंगा मिलेगा, सिद्धार्थ जी? देखिए, सामान ऑलरेडी महंगा हो रहा है, जी। और जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं कि 8 से 10% हो सकता है, ये 8 का 7 भी हो सकता है, 10 का 12 भी हो सकता है। पर इसके पीछे कारण क्या है? कारण बड़े सिंपल हैं। आपने जब से अर्थव्यवस्था खुली, पहले पैंडेमिक वाले दौर से और फिर दूसरे पैंडेमिक दौर में, आपने दो चीजें बड़ी क्लियरली पाई होंगी। एक, पहले पैंडेमिक के बाद एक स्थिति ऐसी बनी कि सामान अवेलेबल नहीं था, कोई भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम अवेलेबल नहीं था, लंबे समय तक अवेलेबल नहीं था। यानी जब पहले लॉकडाउन के बाद जब खुलना शुरू हुआ, सब्जी, दूध, ब्रेड, रोटी, ये सब मिल रहा था। पेट्रोल डीजल तो बहुतायत में मिल रहा था, क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा था। पेट्रोल पंप्स पे बिल्कुल ताले लगे हुए थे एक प्रकार से। जब
उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो जिनके फैन खराब हुए थे, फ्रिज खराब हो गए थे, लाइट खराब हो गई थी, एकदम से डिमांड आई, फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी। जब एकदम से डिमांड आई तो आनन फानन में इन फैक्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन वापस चालू की और डाउन द लाइन सब कुछ बंद हो गया था। तो जो इनपुट सामान था, जहां 10 रुपए का था, कंपनी ने बोला 15 रुपए देंगे, मुझे सप्लाई तुरंत दो। सप्लाई के लिए पता लगा जी ट्रक के ड्राइवर है वो गांव चले गए हैं, तो ट्रक्स में किल्लत आई, तो ट्रक्स का भी जो फ्रेट कॉस्ट है वो भी बढ़ गया। तो हमने हर तरफ देखा कि हर किसी प्रोड्यूसर ने अपनी रेट बढ़ा दी। ठीक है जी। ग्लोबल सप्लाई चेन ही मतलब एक सरकार तरह से ने, डिसरप्ट हुई। हाँ जी, सप्लाई चेन ही डिसरप्ट हुई पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। आपने एक उदाहरण दूंगा कि एयरलाइन की टिकट्स को सरकार ने नियंत्रण में रखा, उनको नहीं बढ़ने दिया। नहीं तो आप सोचो, पैंडेमिक खुलने के बाद जब पहले दिन फ्लाइट्स चालू हुई, अगर उसको नियंत्रित नहीं किया जाता उसकी रेट को, तो क्या मार लगने वाली थी। मतलब एक दिल्ली बॉम्बे की टिकट मुझे लगता है 1 लाख रुपए में जाती वंदे। नहीं, ये जाहिर सी क्योंकि बात है ना, तो ये तब हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड आया पैंडेमिक का, 2-3 महीने उसमें चले गए, बहुत डेडली वेव थी, फिर से ये डिसरप्शन हुआ। अब उसके बाद फिर से डिमांड शुरू हुई है। तो ये रुक स्टॉप स्टार्ट के कारण सप्लाई जो चेन थी वो डिसरप्ट हुई, कॉस्ट बढ़ गए, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ठीक है, और अकस्मात घटनाएं हुई। तो इसके पीछे कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। दूसरा एक जो हुआ है कि आपने देखा है कि पेट्रोल डीजल की रेट्स भी बढ़ी हैं। अब जब कंपनी कोई सामान बनाती है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है। कहीं किसी फैक्ट्री में आंध्र प्रदेश में सामान बन रहा है और वो जम्मू में कंज्यूम हो रहा है, वो ट्रक से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, ज्यादा ज्यादा सामान ट्रक से जाता है। तो हर लेवल पे, मैंने एक उदाहरण दिया, हर लेवल पे कॉस्ट बढ़े हैं। तो ये खबर जो बता रही है ये तो केवल कैप्चर कर रही है, बट हमने पिछले 2 महीने में देखा है कि एक बिस्कुट कंपनी ने भी बोल दिया कि जी हम अपनी रेट बढ़ाएंगे। हर तरफ कॉस्ट बढ़ रहे हैं। और एक चीज आखिरी बात जो बताना चाहूंगा, एक तरफ पैसे दाम बढ़ रहे हैं और दाम और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं जो ये खबर दर्शाती है। दूसरी तरफ आपने एक चीज नोटिस की होगी कि डिस्काउंट कम हो गए हैं जी। जो ई कॉमर्स वाले डिस्काउंट देते थे उनको एक प्रकार से रेगुलेटरी कारणों के कारण उनके डिस्काउंट को कम कर दिया गया है, क्योंकि छोटे दुकान जो थे उन पे असर पड़ रहा है। दूसरा, खुद भी आपने अगर देखा हो, ये अभी दिवाली के सीजन में आप खुद लगा लीजिए कि क्या आपको उसी टाइप के डिस्काउंट मिले जो 2019 में देखने को मिल रहे थे। तो ये भी एक प्रकार से दूसरी हुई है, क्योंकि जिन कंपनीज के लॉस हुए हैं जो बीच में लॉकडाउन के पीरियड थे, तो वो अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं, तो डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। चलिए, ये था हमारा इस हफ्ते का आखिरी खर्चा। अब मिलेंगे सोमवार को नए विषयों के साथ, नए नए एस्पेक्ट्स के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।